कैसे ब्रिटिशर्स ने, कैसे मुगल्स ने हमारी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया है, क्योंकि मैम हमारी हिस्ट्री बहुत ही महान, ग्लोरियस और बहुत ही ब्यूटीफुल है। छल कपट का सहारा लेकर हम उस समय वार टैक्टिक्स के अंदर यानी रणनीति के तहत हम युद्ध कर सकते थे, तो हमने मुगलों को क्यों छोड़ा, हमने अंग्रेजों को क्यों छोड़ा। जबकि ये भी आपका कहना सही है कि जितने भी लूप होल्स हैं वो हमारे अंदर हैं। यानी हम राजपूतों की बात करते हैं, यदि राजपूत एक होते तो 1206 में स्लाव डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल नहीं आ पाता। देखिए, सबसे महान वॉरियर वो होगा जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को स्टेब्लिश करेगा और देश के लिए कुछ करेगा। जब हम बात करते हैं धर्म युद्ध की, धर्म युद्ध का मेन फोकस ये रहता है कि कैसे हम अपने धर्म की रक्षा कर पाएँ, अपनी स्त्रियों की रक्षा कर पाएँ, हम अपने धर्म को बचा पाएँ। तो उसमें उसूल इतने नहीं आते, उसमें टैक्टिक काम देती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो। अभी तक का इतिहास उठाकर देखते हैं तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति है जो विपरीत परिस्थितियों में विदेशी सेना के साथ नंदवंश का समूल नाश करता है, जो पूरे भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करता है और एक ग्रेटर इंडिया का निर्माण करता है। हमारी इंडियन हिस्ट्री बहुत ही महान है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ग्लोरियस है। अच्छा, हम सब ने हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में बुक्स में पढ़कर, कहानी से सुनकर और मूवीज़ देखकर जाना है। बट आज हम बात करने वाले हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री के कुछ हिडन ट्रुथ के बारे में, कुछ अनटोल्ड स्टोरी और फैक्ट्स के बारे में, और साथ ही हमारी इंडियन हिस्ट्री के कुछ डार्क सीक्रेट के बारे में। इसलिए आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर हंसा व्यास मैम, जिन्होंने उनकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट हिस्ट्री पे दिया है, हिस्ट्री पढ़ने में और हिस्ट्री पढ़ाने में। तो मुझे नहीं लगता उनसे ज़्यादा डिटेल में और उनसे ज़्यादा अच्छा हमें इस टॉपिक पे कोई समझा पाएगा। तो मैं हूँ कुणाल, आपका होस्ट, और आप देख रहे हो द मास्टरमाइंड शो। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यस मैम, पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। मैम, पहला पॉइंट, मैम कैसे मुगल्स ने और ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया है, क्योंकि मैम हमारी हिस्ट्री बहुत ही महान, ग्लोरियस और बहुत ही ब्यूटीफुल है। बट अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कि उनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी थी, उनकी सिविलाइजेशन बहुत अच्छी थी, तो उनने हमारी हिस्ट्री को ऐसे रिप्रेजेंट किया जिससे लगे कि हमारी हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है, हमारी हिस्ट्री रिलेवेंट नहीं है, हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं थी, हमने बस गुलामी करी, हम बहुत वीक थे, हमारी सिविलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, ये हमारे माइंडसेट को वीक कर पाए। देखिए, ये जो आप सारी बातें कह रहे हैं ये बिल्कुल ब्रिटिशर्स ने और मुगल्स ने यही किया। वे जब आए तो उन्होंने भारत को समझने के लिए, क्योंकि मुगलों की जो भाषा थी वह अरेबियन, पर्शियन और उर्दू थी, तो उन्होंने अपने यहाँ के विद्वानों को वो लेकर आए, भारत को समझा, भारत के इतिहास को समझा, यहाँ की संस्कृति को समझा, यहाँ के लोगों के रिचुअल्स को समझा। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल एंड फैमिली स्ट्रक्चर को भी समझा। तब मुगल्स ने अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए हमको कमज़ोर बताया और उन्होंने अपनी थ्योरी हमारे ऊपर स्थापित की और एक चल पड़ा कि हम अशिक्षित थे। बट यू नो अबाउट दिस कि जब हम महाभारत पढ़ते हैं, और महाभारत हमारा एक स्ट्रॉन्ग एंड प्रामाणिक लिटरेरी सोर्स है, क्योंकि गीता को तो आज पूरी दुनिया मान रही है, आप भी जानते हैं इस बात को। और महाभारत में कहा गया है कि ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, यानी ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है। और जो महाभारत ज्ञान को तृतीय नेत्र बता रही है, देन हाउ कैन वी से इट कि हम अशिक्षित थे। इतना ही नहीं, गीता तो कहती है कि ज्ञाने ही पवित्रम विद्यते, यानी ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र है ही नहीं। और इन सब को छोड़िए, आप बचपन से एक प्रार्थना कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। उपनिषद कहते हैं अस्तो मा सद्गमय। हाँ, वो बहुत सीधे और सरल शब्दों में कहा गया है कि अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, और सबसे अंतिम लाइन मृत्युर्मामृतम गमय, यानी मृत्यु से अमरता की ओर चलो। तो जो ग्रंथ हमारी मृत्यु को अमरता की ओर ले जाने का मार्ग बताते हैं, उन ग्रंथों का हमारे भारत में होना यह प्रमाणित करता है कि हम बहुत शिक्षित थे,
हाँ, डिग्रियों की बात जहाँ तक बात है कि हायर एजुकेशन की हाई डिग्री से हम शिक्षा और साक्षरता को नहीं जोड़ सकते, तो यह कहना तो एकदम बिल्कुल गलत है कि हम अशिक्षित थे। ब्रिटिशर्स ने यही किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो अपनी मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू करके सीधे सीधे ये कहा था कि तन से, शरीर से भारतीय और दिमाग से हमें ब्रिटिशर्स तैयार करना है। माइंडसेट पे टारगेट तो वो करें। पूरा का पूरा माइंडसेट कर रहे थे और वे आकर ये स्थापित कर रहे थे कि भारत तो बाबू, बाबा और सपेरों का देश है। और मज़ेदार बात ये है कि आज भी हम उन्हीं की थ्योरी को बार बार कह रहे हैं। हम क्यों कहते हैं कि अंग्रेज ऐसा कहते थे? हम ये कहें कि हम लर्नेड थे, हम हैं और हम रहेंगे, बिकॉज हमारा रामायण, हमारे महाकाव्य ग्रंथ, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, जिन्हें आज विश्व ने प्रामाणिक स्रोत मान लिया है, तो हम क्यों इनको इस बात के लिए पीछे पड़े कि इनमें कुछ नहीं है। तो हम न अशिक्षित थे और ना ही हम कमज़ोर थे। जहाँ तक हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आप देख रहे हैं, आज पुल बनता है, कल बह जाता है। Yes, ma'am. तो आर्किटेक्चर तब स्ट्रांग था या आज है? उस टाइम था। उस टाइम के मैं जिस गांव को बिलोंग करती हूँ, उस गांव का पुल 150 साल का हो गया है और यू बिलीव इट कि उसमें क्रेक नहीं आया। और मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ इस बात का कि उस एरिया में नया ब्रिज बना था और राखी के समय में उज्जैन से जब अपने घर जा रही थी तो पूरी एक रात मुझे इस पार गुजारनी पड़ी क्योंकि ब्रिज टूट चुका था। और जैसे ही बारिश आती है, हम नर्मदा के आसपास के ही नहीं, पूरे भारत में न जाने कितनी जगह का ये पढ़ते हैं कि पुल बह गया। और मुझे वो बड़ा फ़नी सा लगता है कि अरे ऐसे कोई पुल बहता है। तो आर्किटेक्चर की हम बात करें, महलों की बात करें, अब लोग कहते हैं कि हम महाभारत और रामायण को काल्पनिक माने। तो एक बात बताइए कि महलों का इतना सुंदर वर्णन तभी पॉसिबल है ना कि जब बने होंगे। वहाँ का गुरुकुल का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम तभी पॉसिबल है ना कि जहाँ गुरुकुल होगा। अब अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा तो हम कल्पना में नहीं दे सकते। जब तक अस्त्र और शस्त्र का निर्माण ना हुआ हो तो वहाँ अस्त्र और शस्त्र की इंडस्ट्री भी हम देखने को मिलती है। चाहे धनुष्मान की बात हो, चाहे तलवार चलाने की बात हो, चाहे आपके ढाल बनाने की बात हो, तो एक पूरा का पूरा सिस्टम हमारे यहाँ था। हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो चोलों के पास जो नेवल विंग थी उसकी कल्पना करिए। इन द 2nd सेंचुरी BC हमारे पास नेवल यूनिट थी। अब वो बिना प्रशिक्षण के क्या पॉसिबल हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो हम चाहे नेवल विंग की बात करें, चाहे हम थल सेना की बात करें और चाहे हम अपनी इंटेलिजेंसी की बात करें, यानी गुप्तचर की बात करें। देखिए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो आपकी इलाहाबाद से मिली है और जो हरिशेन ने लिखी है, वो लिखता है उसमें कि जब समुद्रगुप्त उत्तर भारत के 4 राजाओं को पराजित करके दक्षिण भारत जाता है तो उसे सूचना मिलती है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तभी मिलेगी ना जब उसका गुप्तचर प्रशासन तंत्र मजबूत हो। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र उठाकर देख लीजिए। और मैम कंस्ट्रक्शन भी इतना प्लान था उस टाइम का कि इवन आज के अर्बन एरिया के कंस्ट्रक्शन उतने प्लान नहीं है। बिल्कुल नहीं था। जब हम इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो एक वेल टाउनशिप की बात करते हैं। आज की टाउनशिप उतनी वेल प्लान्ड है ही नहीं। मतलब आज थोड़ी सी बारिश में हमारा दिल्ली और मुंबई डूब जाता है। वाई? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वहाँ पर टाउन प्लानिंग ही नहीं है। यहाँ पर हम इंडस सिविलाइजेशन में देखें तो टाउन प्लानिंग है, ड्रेनेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम है, गहरी नालियाँ हैं, चौड़ी सड़कें हैं, क्रॉस वेंटिलेटर्स हैं, और ये आज हमें दिखाई नहीं देते हैं। मतलब एक भूकंप थोड़ा सा आता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो हमारे पास, हम आर्किटेक्चर की बात करें, हम साइंस, हम मेडिकल साइंस की बात करें, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता के बिना आज भी पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। हम सर्जरी की बात करें, सुश्रुत सर्जरी के ज्ञाता थे, यानी यू नो अबाउट दिस कि 11th सेंचुरी का माला देवी का मंदिर जब मिलता है और उसके शिलापट्ट के ऊपर पूरे गर्भस्थ शिशु के 9 महीनों का हमें पूरा का पूरा डाटा दिखाई देता है, जो आज की सोनोग्राफी में दिखाई देता है। तो जब मेडिकल साइंस इतना बड़ा था, इतना डेवलप था,
तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम मेडिकल साइंस में भी पीछे थे? तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ये कहना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ब्रिटिश हिस्टोरियन यानी वेस्टर्न हिस्टोरियन कह के चले गए हैं कि हिस्ट्री इज़ अ साइंस, नो मोर एंड नो लेस। तो इतिहास जो है यदि घटनाओं का संकलन है, इतिहास घटनाओं का अध्ययन है, तो हम चाहे मेडिकल साइंस की बात करें, हम सोशल साइंस की बात करें, हम साइकोलॉजी की बात करें, हमारे यहाँ से बड़ा साइकोलॉजिस्ट तो हो नहीं सकता। यानी जब चाणक्य की हम बात करते हैं तो देखिए कितना बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करता है कि जब चाणक्य को अपमानित किया जाता है तो वो वहाँ जो अपमानित होता है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, और वो अपने उस अपमान से उबरने के लिए फिर चंद्रगुप्त जैसे शासक को तैयार करता है। तो भारत का इतिहास हम साइकोलॉजी, सोशल साइंस, मेडिकल साइंस, आर्किटेक्चर, एटलीस्ट इंटीरियर डेकोरेशन की भी हम बात करें तो हमारे पास था। मतलब आज के जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, शायद आज की आपकी पीढ़ी तो नहीं जानती होगी, क्योंकि जब पांडवों ने अज्ञातवास में समय बिताया तो द्रौपदी ने सैरेंद्री बनकर, उसने एक नाम रखा था सैरेंद्री, और वो वहाँ पर रानी का पूरा रानी को तैयार करने का काम करती थी। मेकअप आर्टिस्ट थी वो एक तरीके से। और अगर हम महाकाव्य में सीता को देखें, या चलिए कालिदास को तो प्रमाणिक मानते हो ना? मतलब मैं तो महाकाव्य के सारे ग्रंथों को प्रमाणिक मानती हूँ, पर कालिदास को तो दुनिया मानती है। तो कालिदास जब अभिज्ञान शाकुंतलम लिखते हैं तो वो अभिज्ञान शाकुंतलम में शाकुंतला के साथ 4 परिचारिकाएं होती हैं। वो कौन है? तो हम चाहे ब्यूटी साइंस की बात करें, चाहे एस्थेटिक सर्जन की बात करें, यानी आज बड़ा एस्थेटिक सर्जन का स्कोप है, स्पेशली स्किन एस्थेटिक सर्जन की तो बहुत बात होती है। तो हम तब से एडवांस हैं। तो हमारा साइंस, हमारा इतिहास जो है वो हर टेक्नोलॉजी में, मॉरल वैल्यूज़ में, एजुकेशन सिस्टम में आगे था। यही वजह रही कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये कहना पड़ा कि भारत के कल्चर को ख़त्म कर दो, भारत के एजुकेशन सिस्टम को तोड़ दो, तो यहाँ पर राज कर पाओगे। तो उन्होंने केवल अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए एक वेस्टर्न नज़रिए से, उस दृष्टिकोण से सारा का सारा इतिहास लिखा। और चूँकि उस समय तक भारतीय इतिहासकार सामने नहीं आए थे, लेकिन आज भारतीय इतिहासकार पूरी ताकत से सामने आ गए हैं। तो हमारा जो एक ग्लोरियस हिस्ट्री है, एक सनशाइन हिस्ट्री है, वो सामने आ रही है। हम इससे भी दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है, ये लोग हमारी हिस्ट्री पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि रिलेवेंट है कि नहीं है। हम इनकी कितनी रिलेवेंट है, ब्रिटिश की, मुगल्स की? क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है, 2 लोग का वॉर हुआ, जो जीतेगा उसके बारे में बहुत ग्लोरीफाई करके लिखा जाएगा, बड़ा चढ़ा के लिखा जाएगा हिस्ट्री में, क्योंकि वो पावर में रहेगा, सब उसके बारे में अच्छा ही लिखेंगे। और वैसे भी जब कहानी एक से दूसरे के पास जाती है, पास ऑन होती है, तो कहीं ना कहीं लोग अपने पर्सपेक्टिव से लिखते हैं। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि हर काल में, हर युग में इतिहास लिखने वाले हुए। जी। मुझे श्री कृष्ण सरल की वो पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं कि मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी का भाव जगाया करता हूँ, और मैं इन देशभक्त वीरों का चारण हूँ तो इनके गीत गाया करता हूँ। तो हमारे इतिहास को अब इस तरह से लिखने की ज़रूरत है कि ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो ये मान कर बैठ गई, और ये चारों तरफ एक ही ऐसा है ना कि झूठ को जितनी ताकत से जितनी बार दोहराया जाएगा वो सत्य बन जाता है। तो इन लोगों ने भी यही किया, और हर बार ये कि हम रिलेवेंट हैं। जबकि देखिए महाभारत का एक श्लोक है, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। मतलब यानी पल पल को ख़त्म किया तो हमारा ज्ञान खत्म हो जाएगा और हम ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे, और कण कण को हमने खत्म किया तो हमारा धन खत्म हो जाएगा। और इसलिए हमारे यहाँ इस बात पर जोर दिया है कि हमको समय भी बचाना है और कण भी बचाना है। यानी जिस इकोनॉमी को रिलेवेंट टू डे की बात करते हैं, जिस वॉर मेथड को रिलेवेंट टू डे की बात करते हैं, या उन तमाम चीज़ों को कि ये रिलेवेंट टू डे है, तो ऐसा नहीं है। हमारा प्राचीन इतिहास भी रिलेवेंट टू डे है, हमारी आर्किटेक्चर रिलेवेंट टू डे है। अब देखिए पुराने जितने महल हैं उन सबको प्रिजर्व करने के लिए वही पुरानी मेथड अपनाई जा रही है, वही उड़द
उड़द की दाल को पीस के वही गोंद और वो गुड़ और सारी चीज़ों को मिलाकर चिपकाया जा रहा है और उसी मेथड से किया जा रहा है। हाँ, कुछ चीज़ों में हम ये बात कर सकते हैं कि जैसे मुग़ल आर्किटेक्चर की हम बात करें तो जो एक आर्च वाला कॉन्सेप्ट है वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का है। तो भारत वो देश है जिसने अच्छी चीज़ों को ग्रहण भी किया है। शक आए, बैक्टीरियन आए, पर्शियन आए, सीथियन आए, यूनानी आए, यानी यूनानों की जो एक सबसे बड़ी देन है कि यूनानी और भारतीय कला का सम्मिश्रण वो गांधार कला है और यूनानी दवाइयाँ आज भी हमारे यहाँ पर है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरे के पूरे हमने उनको अडॉप्ट कर लिया है। तो इंडिया और यूरो दोनों यानी यूरो इंडियन कल्चर जो है वो हम उसको ज़रूर ये कह सकते हैं कि वो प्रासंगिक हो सकता है, पर सारा का सारा प्रासंगिक है ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, सीपीसी की हम बात करें, आईपीसी की हम बात करें या हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन की बात करें तो जो 1932 में बनी थी वो अभी तक बने, जिसे हमारे भारतीयों ने सांप्रदायिक पंचाट कहा था और वो सांप्रदायिक पंचाट आज इट इज़ लागू है। तो अब देखो समय बदल गया, परिस्थितियाँ बदल गई, जनसंख्या बदल गई, एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को भी बदलने की ज़रूरत है। हालांकि हमारे संविधान में संशोधन हो रहे हैं, अनुच्छेद जो संशोधित हो रहे हैं वे नई चीज़ें आ रही हैं, तो चीज़ों में समय लगेगा। हालांकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि आज़ादी के 75 साल बहुत होते हैं और अब हमें स्ट्रांगली डिसीजन लेकर इन चीज़ों को बदलना चाहिए। फिर एक बात निकल के आती है, जैसे इनने कहा कि हमारी हिस्ट्री इतनी रिलेवेंट नहीं है। हमारी सिविलाइजेशन 2500 साल से चालू होती है पहले से, चाहे वो हड़प्पा मोहनजोदारो बेसिकली वहाँ से चालू होती है। बट अभी की जो स्टडी, जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, जो रिसर्च है, जो थ्योरी है, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी इंडियन हिस्ट्री, हमारी हिंदू हिस्ट्री तो 20 लाख साल पुरानी है। हाँ, बट हमारे पास एविडेंस ज़्यादातर 5000 साल पुराने हैं, जो 1% होता है। क्योंकि मैम इसका सबसे बड़ा रीज़न हमें आर्कियोलॉजिकल फंड इतना मिलता नहीं है गवर्नमेंट से, और जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा था, जो हमारी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में था, उनको जला दिया गया। इसलिए ये लोग इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है कि हमारी जो नालंदा विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी वो लाइब्रेरी जला दी गई, नालंदा को तहस नहस कर दिया गया। मतलब मैं जब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं वहाँ पर गई थी तो मैं वहाँ की आर्कियोलॉजी देखकर हैरान रह गई थी। यानी वहाँ की स्थापत्य कला के बारे में पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते, वो हॉस्टल था वहीं पर और उन कमरों में बच्चे रहते थे और उसी कैंपस में उनका स्कूल भी लगता था और सारा एजुकेशन वहाँ होता था। आप यकीन मानेंगे कि जो अटेंडेंस, जो वहाँ का गुरु शिष्य परंपरा का एक कॉन्सेप्ट था, तो जो टीचर वहाँ अटेंडेंस जिस कमरे में ले रहा था, जिस बच्चे का नाम पुकारता था, यदि वो बच्चा नहीं जा पाता था तो वो आवाज़ उसे उस कमरे में सुनाई देती थी। यानी कल्पना कीजिए हम कितने एडवांस थे। और यदि वो बच्चा बीमार है, बच्चे की वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो तुरंत वहाँ पे सर्च किया जाता था कि वो बच्चा कहाँ गया, कैसा है। तो सोचिए हमारे पास कितना एडवांस लिटरेचर रहा होगा। झांसी की लाइब्रेरी पूरी जला दी गई। यानी वृंदावन लाल वर्मा को जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि वो झांसी की पूरी लाइब्रेरी हमारी आंखों के सामने जलती हुई दिखाई देती है, नालंदा की लाइब्रेरी जलती हुई दिखाई देती है। तो ये तो एक उदाहरण है। तक्षशिला हमारा समृद्ध था, विक्रमशिला हमारा समृद्ध था, वल्लभी विश्वविद्यालय हमारा समृद्ध था, जहाँ विदेशों से और देश से भी सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो ये तो सही है कि हमारा जो पुराना डाटा था वो हमारा पूरा का पूरा उस जो एक समृद्ध लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय थे, उन ग्रंथों में बिल्कुल जल के भस्म हो गया है। और उसके बाद के जो कुछ एविडेंस थे वो बिल्कुल आर्कियोलॉजिकल फंड ना होने के कारण हम प्रिजर्व नहीं कर पाए। लेकिन अब हमारा जो शासन है वो उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारी पांडुलिपियाँ प्रिजर्व की जा रही हैं, नालंदा में भी की जा रही हैं। जोधपुर के किले में मैं गई थी तो जोधपुर के किले में सोने का काम था। यानी राजस्थान के किले तो वर्ल्ड फेमस है और अभी तो सेलिब्रिटीज़ को बड़े आकर्षित करते हैं और वहाँ सारी सेलिब्रिटीज़ आके अपने शादी और सारे फंक्शंस और संस्कार पूरे
करते हैं इंडियन रिचुअल्स के तरीके से, तो वहाँ पर वो सोने की पॉलिश को फिर से करके उन किलों को भी प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। और कुछ गाँव में मैं गई थी, तो वहाँ का भी एक बहुत बड़ा सा, यानी जिस स्टेट को मैं बिलोंग करती हूँ वो राजगढ़ स्टेट के नाम से जाना जाता है, उस राजगढ़ स्टेट के बड़े महल को भी प्रिजर्व वही पुराने तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। तो रिलेवेंट टुडे की जहाँ तक बात है, तो अब तो हमारे यहाँ के रिचुअल्स को, हमारे यहाँ के रीति रिवाजों को भी अब शासन ने मान लिया है। और जो हमारे लोकगीत हैं जिन्हें आप अभी माइथोलॉजिकल कह रहे थे, उस मिथ को भी, यानी मिथ ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा काल्पनिक है। यानी राजा भोज के गीतों को जब हम भोजपुर के मंदिर में एकतारा पे सुनते हैं तो हमको लगता है ये मिथ नहीं, राजा भोज थे, वे मिथ नहीं थे। विक्रमादित्य थे, वे मिथ नहीं थे। जिस सिंहासन की बात की जाती है और 32 पुतलियों की बात की जाती है, वो मिथ नहीं, वे सिंहासन 32 की पुतलियाँ उस बात का प्रतीक है कि वे राजा को नॉलेज देती थी कि तुमको न्याय किस तरीके से करना है। तो हमारे यहाँ का नॉलेज सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, वो स्ट्रांग था। और अब तो बिल्कुल हमारे यहाँ के शासन ने इस बात को मान लिया है और कोर्स में डाल दिया है। अब तो एविडेंस भी मिल रहे हैं, बहुत मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। और अभी आप बात कर रहे थे 5000 साल की, तो आप कालीबंगा जो राजस्थान का है, गुजरात का धोलावीरा है, राखी बड़ी है, इनको देखिए, ये यहीं पर एविडेंस मिल रहे हैं 5000 साल की। तो अब 2500 की बात भी भूल जाइए, 5000 साल की बात आ गई। प्री हिस्टोरिक पीरियड, आप अपने जिस शहर में बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, वहाँ के होशंगाबाद के आदमगढ़ की पहाड़ियों पर जाइए, वो ऐसा नहीं लगता है कि वो प्री हिस्टोरिक पीरियड के हैं और प्री हिस्टोरिक पीरियड का व्यक्ति इतनी सिमेट्रिकल एविडेंस बना सकता है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अब हमारे 30,000 तक चले गए हैं, बल्कि 65,000 साल से लेकर 30,000 साल तक के हमारे पास एविडेंस मिलने लगे हैं। और विष्णु श्रीधर वाकणकर सर, जिन्होंने भीमबेटका की खोज की है, जब हम उनके द्वारा दिए गए काल निर्धारण को देखते हैं तो हमारा इतिहास 5,000 नहीं, वह 65,000 साल पुराना चला जाता है। तो अब बात भूल जाइए, थ्योरी नहीं स्थापित हो रही है। एक बात और बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले ही, यानी 2024 की बात है, सिंधु सभ्यता में मिले काले गेहूं की खेती मालवा के एक किसान ने की थी। और काला गेहूं यानी उसमें आयरन की मात्रा अधिक और ग्लूटेन कम है। तो सोचिए, जब अगर अकॉर्डिंग टू 2500 हम माने, तो हम 2500 साल पुराने उतने एडवांस खेती कर रहे थे कि जो ग्लूटेन फ्री था और जिसमें आयरन और मल्टीविटामिन। ग्लूटेन फ्री डाइट की बात करते हैं, आज हम ग्लूटेन फ्री डाइट की बात करते हैं। तो मतलब ये आज के साइंस की बात नहीं है, हमारे पास सारी चीज़ें पहले से थी। अच्छा मैम, ऐसे बहुत सारे अनसंग वॉरियर रहे होंगे, अनसंग वॉर हुए होंगे जिनके बारे में हमें इतना पता नहीं है। सब बहुत सारे महान योद्धा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अभी जो मूवीज़ आई जैसे तानाजी, फिर रिसेंट में छावा। तानाजी में हमें तानाजी के बारे में पता चला, छावा में हमें संभाजी महाराज के बारे में पता चला। इससे पहले हमें इनकी वीरता और इनके बारे में इतना पता नहीं था। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि तानाजी जैसे इतने ग्रेट वॉरियर हमारे पास थे, हमारी हिस्ट्री में थे। तो कोई ब्रिटिशर्स के टाइम पे या कोई मुगल्स के टाइम पे ऐसे कोई अनसंग वॉर या वॉरियर कि वो बहुत ग्रेट थे, बहुत महान थे, बट उनकी महानता बस एक हिस्ट्री के पन्ने में, इतिहास के पन्ने में दब के रह गई। बिल्कुल सही कहना है आपका। हमारे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं, स्पेशली फ्रीडम फाइटर्स के भी हैं, और कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें लोग बिल्कुल नहीं जानते। उनमें एक नाम जो है वो अप्पा साहिब पेशवा का है। अप्पा साहिब पेशवा को अंग्रेज़ों के साथ एक सीताबर्डी के युद्ध में बड़ी अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी, और उस अपमानजनक संधि का बदला लेने के लिए उन्होंने पूरे नर्मदा अंचल में शक्ति संचय के लिए भ्रमण किया। और वे भ्रमण करते करते पचमढ़ी में महादेव की पहाड़ियों में आए, वेश बदल कर रहे, आदिवासियों के साथ रहे। अप्पा साहिब के ऊपर अंग्रेज़ों ने इनाम की घोषणा की, लेकिन आदिवासी भाई उस इनामी घोषणा में बिल्कुल नहीं आए और उन्होंने अप्पा साहिब का साथ दिया। और अंग्रेज़ अधिकारी
महादेव की पहाड़ियों को छानता रह गया, लेकिन अप्पा साहिब हाथ में नहीं आए। तो अप्पा साहिब स्वयं हमारे एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। दूसरा एक बप्पा रावल का नाम है, दुर्गादास राठौर का नाम है, एक गंगू साहब का नाम है। और इसी के साथ साथ हम अपने इस नर्मदा अंचल की बात करें तो सतपुड़ा के शिवाजी के रूप में हम भभूत सिंह को कम लोग जानते, जबकि भभूत सिंह ने तात्या टोपे के साथ, जब तात्या टोपे पूरे भारत भ्रमण के लिए निकले थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी की योजनाओं की जानकारी देने के लिए, तब वे ये पचमढ़ी की महादेव की पहाड़ियों में आए और इसी सतपुड़ा के अंचल में भभूत सिंह के साथ उनकी कई सारी मीटिंग्स हुई और इस तरह भभूत सिंह ने एक बहुत बड़ा योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में दिया। तिलक माझी को सब जानते हैं, टंट्या भील को सब जानते हैं, बिरसा मुंडा को सब जानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ही ख्वाजा नायक और भीमा नायक को कम लोग जानते हैं। और ये वो योद्धा हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरह बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं, महिलाएं हैं बहुत सारी। कमला चौधरी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना। साहित्यिक रण बांकुरे हैं जिन्होंने साहित्य लिखा आज़ादी के आंदोलन का, और अंग्रेज़ अधिकारियों ने उनके ऊपर बैन लगा दिया और उन हमारे साहित्यकारों को जेल में डाल दिया। इसमें ही एक ही नाम कमला चौधरी का, जिसे कम लोग जानते हैं, जो उस समय लिखती हैं कि लोरी गान न गाना जननी, समय नहीं सुलाने का। यानी कितनी बड़ी बात लिख रही है कि होते ही बच्चे को तुम लोरी गा के सुलाओ मत, उसे आज़ादी के वीर रस के गीत सुनाओ ताकि वह देश के लिए लड़ने लायक बने। तो ऐसे बहुत सारे साहित्यकारों के भी नाम हैं जिन्हें लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे अनसंग हीरो हमारे पास बहुत सारे हैं। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि टीवी सीरियल के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से इन सब की आपको जानकारी मिलती है। ये बिल्कुल सही है कि ये हमारे सेकेंडरी सोर्सेस हैं इतिहास के। एक हमारे प्राइमरी ओरिजिनल सोर्सेस होते हैं और एक सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं। तो ये सेकेंडरी सोर्सेस हैं। बस एक थोड़ा सा इसमें ये होता है कि पॉपुलर बनाने के लिए, लोगों को मनोरंजन के लिए वो थोड़ा कल्पनाओं का सहारा ले लेते हैं। तो इस तरह अनसंग हीरोज़ हमारे पास हैं। अच्छा मैम, नो डाउट हमारे वॉरियर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर थे ऑल टाइम, बट मैम हमारी हार के पीछे हम इतने साल गुलाम रहे, उसमें कुछ लूप होल्स है। मेनली 2 लूप होल्स मुझे दिखते हैं मैम। पहला तो यूनिटी। मैम हमारे बीच यूनिटी नहीं थी। हमारे जो किंगडम्स था, हमारा जो साम्राज्य था, वो छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था और हम आपस में लड़ते थे, जिसका फ़ायदा मुगल्स ने उठाया, ब्रिटिशर्स ने उठाया। हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी, जैसे पद्मावत में राजा रतन सिंह कहते हैं कि अगर हम सब एक हो गए तो खिलजी ख़त्म, नहीं तो हम सब ख़त्म। मतलब 90% ये लोग धोखे से जीते हैं। हमारे किसी अपने ने हमें धोखा दिया, जिनके कारण हम हारे, इतने साल गुलामी करी। अगर हम यूनाइटेड रहते तो हम गुलाम बन ही नहीं पाते, हम हार ही नहीं पाते। और हम दूसरा ये आता है कि ये लोग उसूलों से बहुत लड़े, छल से नहीं मारेंगे, पीछे से वार नहीं करेंगे। मतलब जो वॉर टैक्टिक्स हैं मेन, वो उसका यूज़ नहीं करेंगे। कि जैसे पृथ्वीराज चौहान ने एक बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था, ये तो अधूरा काम था। बट जब हम बात करते हैं धर्म युद्ध की, हम धर्म युद्ध का मेन फोकस ये रहता है कि कैसे हम अपने धर्म की रक्षा कर पाएँ, अपनी स्त्रियों की रक्षा कर पाएँ, हम अपने धर्म को बचा पाएँ। तो उसमें उसूल इतने नहीं आते, उसमें टैक्टिक काम देती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम रामायण की बात करें, जैसे बाली को मारा राम जी ने। महाभारत में तो चाहे वो द्रोणाचार्य हों, भीष्म पितामह हो, दुर्योधन हो या कर्ण हो, सबको छल बोलने, धोखा बोलने, वॉर टैक्टिक उनसे ही मारा है। क्योंकि उस टाइम धर्म की प्रोटेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। हम सेम मुग़ल या ब्रिटिशर्स, ये भी धर्म युद्ध था, क्योंकि मुग़ल इतने क्रूर थे, इतने क्रूअल थे। वो औरतों के साथ इतना बुरा करते थे, बच्चों को मार देते थे और हमारे मंदिर लूट के ले गए इतना। और इनसे हम उसूलों के साथ लड़ेंगे हम, ये तो पॉसिबल नहीं था ना। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन आपकी जो पीढ़ी, अकेले आप ही नहीं, आपकी पूरी पीढ़ी की पीढ़ी ये वाला क्वेश्चन करती है कि जब छल कपट का सहारा लेकर हम उस समय वार टैक्टिक्स के अंदर, यानी रणनीति के तहत हम युद्ध कर सकते थे, तो हमने मुग़लों को क्यों छोड़ा, हमने अंग्रेज़ों को क्यों छोड़ा। जबकि ये भी आपका कहना सही है कि जितने भी लूप होल्स हैं वो हमारे अंदर हैं। यानी हम राजपूतों की बात करते हैं, यदि राजपूत एक होते तो 1206 में इस्लाम डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल नहीं आ पाता।
तो राजपूत एक नहीं थे, ये उनका लूप होल्स था। और मुझे एक चीज़ और लगती है कि जो इनमें सत्ता का मोह बहुत ज़्यादा था। व्यक्तिगत स्वार्थ के तहत उन्होंने लालच दिया कि हम तुम्हें यहाँ का राजा बना देंगे, तो उन्होंने अपने ही देश के अपने ही राजपूत राजा जो उनका एक साथी था उसको धोखा देना प्रारंभ कर दिया। छावा मूवी में वो तो अपने नहीं करा, एक राज के लालच में। बिल्कुल। तो ये लूप होल्स राजपूतों में रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात जो है कि जब हम रामायण और महाभारत की बात करते हैं तो देखिए, एक श्लोक है महाभारत का कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म एक पुरुष के रूप में अवतार लेता है। और हम देख रहे हैं कि महाकाव्य युग में असुरों ने ऋषि मुनियों का रहना मुश्किल कर दिया था। असुरों ने हम सीता तो एक प्रतीक है क्योंकि वो राजमहल की स्त्री थी तो वो इतनी पॉपुलर होंगी। तो छोटे मोटे ऐसे अपहरण के काम कितने हुए होंगे। महाभारत में भीष्म अपहरण करता है तो पता चल जाता है, द्रौपदी के कारण युद्ध होता है तो पता चल जाता है। लेकिन और समाज में इतनी कितनी घटनाएं होंगी इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो ये कहना कि उस समय केवल छल से ये युद्ध लड़े गए और जीते गए, तो वो धर्म युद्ध था, धर्म की रक्षा करनी थी। और ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया। यदि हम गुप्त काल को देखते हैं तो समुद्रगुप्त के बाद जो रामगुप्त बैठते हैं तो उनकी पत्नी का जब वो शक राजा मांगता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके जाते हैं और शक नरेश की हत्या कर देते हैं, तभी तो उन्हें शकारी कहा जाता है। इधर हम देखते हैं कि शिवाजी अफजल खां से मिलने जाते हैं लेकिन बगन का छुपा के जाते हैं, जबकि वो कहता है कि निहत्ते आना, तो वो जाते निहत्ते हैं, अंदर शिविर में अकेले जाते हैं लेकिन उनकी पूरी सेना झाड़ियों में छुपी हुई होती है। तो इस तरह हम जब इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो ये युद्ध की रणनीति का एक पार्ट होते हैं। और ये सही है कि पृथ्वीराज चौहान ने 2 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ा और राजपूत एक न हुए। अगर मोहम्मद गोरी नहीं भी छोड़ता तो भी राजपूत तो एक नहीं थे। तो एकता का जो एक सबसे बड़ा अभाव था और व्यक्तिगत स्वार्थ की जो एक लोगों के अंदर भावना विकसित हो रही थी, उस लूप होल ने हमको पराजय का मुख देखना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी हमारे शासकों ने, हमारे राजाओं ने अपने महिलाओं की सुरक्षा और अस्मिता की रक्षा के लिए उन रणनीति का सहारा जरूर लिया है। क्योंकि मैम ये भी तो एक धर्म युद्ध ही था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये धर्म युद्ध था और नारी के सम्मान की रक्षा से तो बड़ा कुछ हो नहीं सकता। अच्छा मैम, अब रामायण महाभारत की बात निकल ही गई है, तो मैम क्या रामायण, क्या महाभारत बस एक माइथोलॉजी है या फिर ये हमारी हिस्ट्री है? क्योंकि मैम अकॉर्डिंग टू मी मुझे माइथोलॉजी कहना बहुत बुरा लगता है रामायण महाभारत को, क्योंकि हमारी मेन हिस्ट्री तो यही है। और ये क्यों हमारे इंडियन टेक्स्ट बुक में, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में पढ़ाया नहीं जाता है? क्योंकि मैम उस टाइम की सिविलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, वेपन्स भी, बिल्कुल मेडिकल साइंस इतना अच्छा था कि हमें अभी भी नहीं पता कि हम उस लेवल तक जाने में कितना टाइम लगेगा। सब कुछ एडवांस था, उससे हमें बहुत लेसन्स भी मिलते हैं सीखने को। बिल्कुल सही है आपका कहना। यानी हम जब महाकाव्य यानी रामायण और महाभारत पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि महल बन रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी और घाव, युद्ध के मैदान में लोगों को घाव हो रहे हैं और उन घावों को अपने जड़ी बूटियों के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से ठीक लोगों को किया जा रहा है। तो मेडिकल साइंस हमारा एडवांस था। जहाँ तक हथियारों की बात है तो शायद महाकाव्य युग से एडवांस हथियार तो कहीं देखने को नहीं मिल सकते हैं। और पुष्पक विमान रावण का लंका से लेकर हमारे राजा दशरथ के यहाँ तक और आपके जनक तक पहुँचता है और फिर वो हिरण बनकर और सीता जी का अपहरण भी करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इनको माइथोलॉजी तो नहीं कह सकते। अब एक बात और यहाँ ध्यान रखना होगा, आपने सबसे पहला एक क्वेश्चन किया था जिसमें कहा था कि ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया है।
हमारी हिस्ट्री के स्वरूप को बिगाड़ा है। तो डिस्ट्रॉय न कह के अगर हम ये कहें कि उन्होंने हमारे लिटरेरी सोर्सेज यानी हमारे साहित्य के प्रामाणिक स्रोतों को स्वरूप बिगाड़ दिया और ये कह दिया कि ये तो मिथ है, ये तो माइथोलॉजी है, तो ये प्योर मिथ और माइथोलॉजी नहीं है। घटनाओं में धर्म के प्रतीक जहाँ जहाँ आए हैं उनको इन वेस्टर्न हिस्टोरियन ने मिथ कह दिया है। और चूंकि किताबें जो लिखी वो वेस्टर्न हिस्टोरियन ने लिखी और अभी तक उन वेस्टर्न हिस्टोरियन की जो थ्योरी थी उसको हम किताबों से नहीं निकाल पाए। लेकिन एक बहुत अच्छी कोशिश है इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को कोर्स में शामिल किया गया है। तो अब आने वाले समय में जो ये माइथोलॉजी लिखा हुआ है, मिथ लिखा हुआ है, शायद हमारे साहित्यिक स्रोतों से हट जाए। और मैम उस टाइम वो प्रूव नहीं कर पाए थे, तो उनको तो लगता था तो मिथ होगा या माइथोलॉजी होगी, ऐसा हो नहीं सकता। बट अब वो खुद ही प्रूव कर रहे हैं, खुद ही एविडेंस आ रहे हैं, तो अब खुद ही को मान रहे हैं इस बात को। वेस्टर्न जितने भी हमारे ब्रिटिशर्स हैं, या हम अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, हम इंग्लैंड की बात करें, तो ये जितने भी साइंटिस्ट हैं, मतलब एटलीस्ट ये हमारे जो मृत्युंजय हमारा एक मंत्र है, उस मृत्युंजय मंत्र की ध्वनि को इन्होंने प्रमाणिक माना है। हमारे गायत्री मंत्र की जो ध्वनि निकलती है उसको प्रमाणिक माना है। ओम के उच्चारण को ये प्रमाणिक। नासा ने बोला जो ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स की एक आवाज़ है यूनिवर्सल, वो बाहर जब हम करें तो एक ओम की आवाज़ आती है। बिल्कुल, तो उन सब चीज़ों को अब ये प्रमाणिक मान रहे हैं। और हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो तो हमारी मेडिकल थ्योरी में चल रहा है कि शास्त्रीय संगीत से लोग ठीक हो रहे हैं, वीणा की आवाज़ से लोग ठीक हो रहे हैं। बल्कि वीणा की आवाज़ का प्रयोग तो हमारी वनस्पतियों पे भी हो रहा है और यही लोग कर रहे हैं विदेशी, और ये इसको प्रूव कर रहे हैं। तो हमारा जो कुछ था, चूँकि वो ब्रिटिशर्स ने या यूरोपियंस ने या वेस्टर्न हिस्टोरियन ने, वेस्टर्न विद्वानों ने एक यूरो सेंटर दृष्टि से लिखा था कि वो अपने आप को महान बताना चाह रहे थे, इसलिए हमारी चीज़ें स्थापित नहीं हो पाई थी। पर अब समय निकल चुका है, अब समय आ गया है कि ये चीज़ें वे ही लोग स्थापित कर रहे हैं। मैम हम अमेरिका, चाइना, इन सब की बात आएगी है तो जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मैम जियो पॉलिटिक्स के मेनली दो इंटरेस्ट होते हैं, एक नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मैम आज की जियो पॉलिटिकल रेस में मेनली रसिया, चाइना, अमेरिका बहुत आगे। इंडिया पहले बहुत पीछे था, बट अब मोदी जी की लीडरशिप में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मैम बट फिर बात करते हैं हिस्ट्री की, जब इंडिया वॉज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया 33% GDP कॉन्ट्रीब्यूट करती थी वर्ल्ड की इकोनॉमी में, और उस टाइम के जैसे हमने बात करी एजुकेशन सब कुछ बहुत अच्छा था। तो अब ऐसा क्या हुआ कि बीच के टाइम में हम इतने पिछड़ गए थे, हम इतने रेस में पीछे हो गए थे। हाँ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच का एक डार्क पीरियड था हमारा। और हालांकि थोड़ा डार्क पीरियड तो अभी भी है। वो इसलिए है कि देखिए, जब ब्रिटिशर्स आए तो कॉलोनियलिज्म आया, एम्पेरियलिज्म आया। अब इसी समय क्या हुआ कि जैसे अभी राइट नाउ हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी हमारी युवा पीढ़ी का जो भी दिमाग है वो बाहर जा रहा है, बाहर की इकोनॉमी को रन करा रहा है। और उस समय भी क्या हुआ कि हमारे यहाँ की मनी ट्रेन हो गई, यानी ब्रिटिशर्स ने कच्चा माल अपने यहाँ भेजा और उसी को पक्का माल कन्वर्ट करके बढ़िया पैकिंग करा के हमारे मार्केट में बेच दिया। और अभी भी देखिए यही हो रहा है। और अभी टैरिफ का क्या मतलब है, सीधा सीधा देखो तो आयात और निर्यात इससे प्रभावित होगा। और उसी वजह से एक समय जो था, यानी जब हम मौर्य पीरियड को पढ़ते हैं, गुप्त काल को पढ़ते हैं, तो विदेशों के साथ जो हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उसकी वजह से हम वर्ल्ड की इकोनॉमी में स्टैंड कर रहे थे। लेकिन बीच में क्या हुआ, हमारा सारा ब्रेन ड्रेन हो गया। हमारे सारे युवा IT सेक्टर के टेक्निक्स, अपनी तकनीकी के विशेषज्ञ जितने थे वे सब बाहर जाने लगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ जो ग्रोथ होनी थी वो ग्रोथ हो नहीं पाई। ब्रिटिशर्स ने हमारे घरेलू उद्योग धंधों को इतना तोड़ डाला था कि वे उठ नहीं पाए। तो हम अपने घरेलू उद्योग धंधों की वजह से ही तो आत्मनिर्भर थे। याद करिए अहिल्याबाई का पीरियड,
कि जब वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस उद्योग को विकसित करती है, वो उद्योग देखिए आज भी विदेशों में छाया हुआ है। हम चाहे चंदेरी साड़ी की बात करें, माहेश्वरी साड़ी की बात करें, या हम हमारे यहाँ के रेशमी कॉटन की बात करें, यानी आप जिस शहर में बैठे हैं नर्मदापुरम में, वहाँ के प्राकृत में जो रेशम बनता है वो विदेशों में जाता है। तो ये जो हमारा व्यापार है जो आज भी इंटरनेशनल लेवल पर है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जिसे हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, वो जियोपॉलिटिक्स को वहाँ प्रभावित करता है। और अभी भी ये लोग हमारे ऊपर हावी होने के लिए किसी भी तरीके से हम पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना में हम देख ही चुके हैं कि भारत उतना बीमार नहीं हुआ जितने विदेशी बीमार हुए, बिकॉज हमारा रेजिस्टेंस पावर स्ट्रॉन्ग है। तो ये कहना कि अब पहले जो डार्क पीरियड था क्योंकि कॉलोनियल, अब हम थोड़ा सा रिकवर कर रहे हैं और अब हमारे युवा भी इस बात को पहचान रहे हैं, तो वो अब विदेशों में जाकर काम करने की बजाय अपने देश में रहकर काम करना चाह रहे हैं। आप डॉक्टर्स को देखिए, डॉक्टर बाहर नहीं जाता, और उसकी वजह है कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं, अब इंग्लैंड के लोग हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, पाकिस्तान का बंदा हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है। तो अमेरिका या हम और दूसरे देशों की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए वो इंडिया में आते हैं। उसका कारण है कि एक तो यहाँ पर थोड़ा ट्रीटमेंट सस्ता भी है और फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। अच्छा कि जैसे मैम हमने बहुत बात करी हिस्ट्री के बारे में, बट हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, तो ये मेरा आखिरी क्वेश्चन मैम, आपके अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर कौन था, ऑल टाइम सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर? देखिए, सबसे महान वॉरियर वो होगा जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को स्टेब्लिश करेगा और देश के लिए कुछ करेगा। तो यदि हम पूरा इतिहास उठाकर देखें, यानी हम जब नंद वंश से लेकर या उससे भी पहले नागवंश से लेकर या हर्यक वंश से लेकर अभी तक का इतिहास उठाकर देखते हैं, तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति है जो विपरीत परिस्थितियों में विदेशी सेना के साथ नंदवंश का समूल नाश करता है, जो पूरे भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करता है और एक ग्रेटर इंडिया का निर्माण करता है, एक व्यवस्थित शासन प्रणाली देता है। और वो शासन प्रणाली जिसे आज तक देश फॉलो कर रहा है, और वो एक ही नाम है 320 ईसा पूर्व का चंद्रगुप्त मौर्य, जो भारत का एक ग्रेटेस्ट रूलर हम कहें, ग्रेटेस्ट किंग कहें या ग्रेटेस्ट वॉरियर कहें, जिसने सचमुच एक योद्धा की तरह देश को विदेशियों से मुक्त कराया और एक ऐसे राजवंश की नींव डाली जो प्रजा के लोक कल्याणकारी कार्यों को करती थी। थैंक यू मैम पॉडकास्ट के लिए। पॉडकास्ट को एंड करते हैं। मैंने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नई चीज़ सीखने को मिली। आई होप आपने भी बहुत कुछ नया सीखा होगा, बहुत कुछ नया जाना होगा। तो अगर पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।